आज हम लोग कोटलिन का वो रूटीन देखते हैं, ठीक है, कि कोटलिन को रूटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, स्पेशली कोटलिन का कोटलिन को रूटीन से ये चीज़ें होता है कि जैसे कि कोटलिन को रूटीन एक पावरफुल एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टूल है जो एंड्रॉइड में बेटर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसलिए है, ठीक है, कोटलिन कोरूटीन्स मेनली कोटलिन जो कोरूटीन्स है, कोरूटीन्स क्या है, कोरूटीन्स एक लाइट वेट थ्रेड है जैसे जिससे काम करता है, ठीक है, जो एसिंक्रोनस कोड को मैनेज और सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। ये सस्पेंड और रिज्यूम होने की कैपेबिलिटी रखता है जिससे हम बिना यूआई को ब्लॉक किए लॉन्ग रनिंग टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोरूटीन्स जो होता है मल्टी थ्रेडिंग का एक बेटर अल्टरनेट है जो बैकग्राउंड में काम करता है। ठीक है, जो बैकग्राउंड में काम करता है उसके वाले जो टास्क को एफिशिएंसी मैनेज करता है। तो अब हम ये कहते हैं कि व्हाई डू यू नीड कोरूटीन्स, कि एंड्रॉइड में इसकी कोरूटीन्स की जरूरत क्यों पड़े। ठीक है, तो एंड्रॉइड ऐप में हमेशा मेन थ्रेड पे स्मूथ यूआई एक्सपीरियंस मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन करते हैं, लाइक जैसे नेटवर्क कॉल हो गया, डेटाबेस क्वेरी हो गया, फाइल इनपुट ऑपरेशन हो गया, ये सब काम करते हैं तो डायरेक्टली मेन थ्रेड पे रन करते हैं, तो ऐप फ्रीज या क्रैश हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हम कोरूटीन्स का यूज करते हैं, लाइक कि हम लाइट वेट करने के लिए कोरूटीन्स का यूज करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यूआई थ्रेड को ब्लॉक नहीं होता है और बैकग्राउंड टास्क एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होता है और लेस बॉयलर प्लेट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कोरूटीन्स फॉलो करता है। ठीक है, अब मेनली क्या है, थ्रेड और कोरूटीन्स जो थे, जब पहले हम कोरूटीन्स नहीं आए थे तो थ्रेड पे हम लोग मोस्टली काम करते थे। ठीक है, जो थ्रेड और कोरूटीन्स का जो मेन था मतलब वो था, तो थ्रेड क्या होता है, जो मतलब जो था, जो हैवी वेट होता था, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता था, एक बार स्टार्ट हो गया तो रुक अ, रुकता नहीं था, मतलब ऐसा था। और उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो होता था, लिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट कर सकते थे, तो इसमें थ्रेड्स के ये प्रॉब्लम थे। ठीक है, और कोरूटीन्स में यह है कि जो लाइट वेट होता है, ज़्यादा मेमोरी नहीं खाता है और सस्पेंड और रिज्यूम को हो सकता है बिना थ्रेड ब्लॉक किए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट होती है, जितनी मर्जी कोरूटीन्स क्रिएट कर सकते हैं और मिलियन तक भी कर सकते हैं इसमें, तो कोरूटीन्स का ये एक फायदा है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, मतलब जाते हैं, जैसे कि मान लो, जैसे कि एक एग्जांपल रियल रियल लाइफ में आपको बताता हूँ। जैसे कि हो गया, जैसे कि हाँ, जैसे कि हम एक रेस्टोरेंट में सोचो, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो आप, रेस्टोरेंट है जिसमें हर टेबल के लिए एक वेटर फिक्स्ड है। ठीक है, जो भी वेटर है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं थ्रेड का, पहले जो थ्रेड कैसे काम करता था, कि एक रेस्टोरेंट है जिसमें हर टेबल के लिए एक वेटर फिक्स्ड है, हर कस्टमर के ऑर्डर लेने के बाद वेटर वहीं वहीं खड़ा रहता है। ठीक है, जब तक ऑर्डर रेडी नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब ज़्यादा वेटर, इसमें ज़्यादा वेटर लगेंगे, लगाना पड़ेगा और ज़्यादा रिसोर्स यूज होंगे इस कंडीशन में। लेकिन अगर यही चीज़ हम को रूटीन्स के थ्रू करते हैं, मतलब यही चीज़ है कि एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक ही वेटर मल्टीपल टेबल हैंडल करता है, जैसे ही एक कस्टमर का ऑर्डर लिया, वेटर दूसरे टेबल पे चला गया और जब तक किचन से ऑर्डर रेडी हो रहा है तो वो किसी और का काम कर रहा है, तो ये कोरूटीन्स का एक प्रोसेस है जो ऐसे काम करता है। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि जो ट्रेडिशनल थ्रेड होते थे, ठीक है, और जो कोरूटीन्स में क्या मेनली डिफरेंस है, जैसे कि जो ट्रेडिशनल थ्रेड होते थे, जैसे कि हम जो थ्रेड लिखते थे, तो जो ये ट्रेडिशनल थ्रेड है, जैसे जो ये एग्जांपल है कि मैंने एक फैच डेटा किया, थ्रेड किया और थ्रेड विल लॉग फॉर 5 सेकंड, इसके बाद प्रिंट कर दिया, डेटा फैच कर दिया, देन स्टार्ट। तो एक बार स्टार्ट हो गया फिर ये एंड होता था, एंड नहीं होता। ठीक है, अब जब तक हम एंड नहीं करते अपने से। ठीक है, तो ये था कि इसमें क्या होता था, जो थ्रेड स्लीप होने से वाई थ्रेड ब्लॉक होगा जो ऐप को फ्रीज कर सकता है। ठीक है, इसमें इस चीज़ में अब इसी को अगर हम कोरूटीन्स से हम चीज़ें करनी है, तो हमने एक इसको कोरूटीन्स के थ्रू अप्रोच किया है, कि मतलब मैंने एक ग्लोबल इसको लॉन्च किया, फिर डिले किया 5 सेकंड के लिए, देन प्रिंट डेटा फैच, फिर थ्रेड को स्लीप किया 6 सेकंड, हैव टू वेट कोरूटीन्स एग्जीक्यूट। तो मैंने यही चीज़ मतलब उससे किया, मतलब कोरूटीन्स के थ्रू। तो इसमें कोरूटीन्स में थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता है और ऐसी तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो मेनली ये था जो थ्रेड और कोरूटीन्स में मेनली डिफरेंस था। तो हम, ठीक है, अब मेनली कोरूटीन्स स्कोप होते हैं। ठीक है, इसको जो कोरूटीन्स का स्कोप होता है वो थ्री स्कोप्स होते हैं कोरूटीन्स का। एक ग्लोबल स्कोप होता है, एक बी मॉडल स्कोप होता है, एक लाइफ साइकिल स्कोप होता है। ठीक है, अब तीनों का अलग अलग रोल है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्लोबल स्कोप का है कि पूरी ऐप के लाइफ टाइम तक रन करता है, मतलब
जो भी है जो इसको लाइफ टाइम तक रन करता है, ठीक है, जो ग्लोबल स्कोप है। व्यू मॉडल स्कोप होता है, व्यू मॉडल का लाइफ साइकिल के साथ बाइंड होता है, ठीक है, और जो लाइफ साइकिल स्कोप है वो एक्टिविटी फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल के साथ बाइंड होता है। इसको डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि मान लो इन जो व्यू मॉडल स्कोप होता है एक प्री डिफाइंड कोरूटीन स्कोप है जो व्यू मॉडल के साथ एसोसिएट होता है। जब आप व्यू मॉडल स्कोप में कोरूटीन्स लॉन्च करते हो तो ऑटोमेटिकली व्यू मॉडल के लाइफ साइकिल के साथ टाई हो जाता है। मतलब जब व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय होता है या ऑन क्लियर कॉल होता है तो इसका भी स्कोप में जो चल रहे हैं सारे कोरूटीन्स कैंसिल हो जाते हैं। तो उसके साथ ही ये स्कोप जनरली यूआई रिलेटेड टास्क या बैकग्राउंड थ्रेड पर एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है, जैसे नेटवर्क कॉल रिक्वेस्ट हो गया डेटाबेस ऑपरेशन के लिए, तो इसके लिए यूज करते हैं व्यू मॉडल का स्कोप। तो मेनली जब भी हम हमारा जो व्यू मॉडल होता है जब भी वो क्लियर होता है डिस्ट्रॉय होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल, जैसे कि हमने एक हैज यूजर डाटा किया, व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च किया, इसके बाद तो जो यूजर डेटा एपीआई सर्विस गेट यूजर मैंने प्रोसेस किया एक यूजर का रिक्वेस्ट करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा जब भी मॉडल डिस्ट्रॉय होता है। और इसमें क्या है एक यूजफुल टास्क टाइड है जो यूआई स्टेट नेटवर्क कॉल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आपका मैनुअली कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। जैसे ही मॉडल होगा डिस्ट्रॉय तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब करते हैं कि जो लाइफ साइकिल स्कोप क्या होता है। लाइफ साइकिल एक स्कोप है जो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल के साथ टाइड होता है। जब जब आप लाइफ साइकिल स्कोप में कोरूटीन्स लॉन्च करते हो या ऑटोमेटिकली एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल से बाइंड होता है, ठीक है। मतलब जब एक्टिविटी या फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होता है तो ये भी तो स्कोप में चल रहा है कोरूटीन्स कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइफ साइकिल स्कोप का जो एग्जांपल लिया, लाइक ये मैन एक्टिविटी में लाइफ साइकिल स्कोप का मतलब हम इसको मैन एक्टिविटी और फ्रेगमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये है कि जैसे कि हम एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। अगर एक्टिविटी और फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कोरूटीन्स कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका जो टास्क फैचिंग डाटा और हैंडलिंग यूआई अपडेट मतलब अपडेट करने के लिए, मतलब जैसे कोई यूआई अपडेट हो रहा है तो स्टॉप हो जाएगा व्हेन यूआई नो लॉन्गर अवेलेबल। मतलब अगर कोई मतलब हम अगर ये डिस्ट्रॉय होगा मेरा एक्टिविटी या फ्रेगमेंट तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यूआई अपडेट वगैरह स्टॉप हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल स्कोप होता है, ठीक है। अब मेनली आता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप एक ग्लोबल कोरूटीन स्कोप है जो आप एक लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट होता है। जब आप ग्लोबल स्कोप में कोरूटीन्स लॉन्च करते हो तो कभी भी कैंसिल नहीं होता जब तक आप मैनुअली यूज उससे कैंसिल ना करें, ठीक है। इसके ये मेन होता है, जब तक आप इसमें मैनुअली कैंसिल नहीं करोगे तब तक वो कैंसिल नहीं होगा ग्लोबल स्कोप में। ये स्कोप जनरली बैकग्राउंड टास्क या लॉन्ग रनिंग टास्क के लिए यूज होता है जो यूआई लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ये डेंजर हो सकता है अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं की हो तो, क्योंकि ऐप में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने अच्छे से उसको मैनेज नहीं किया है, लाइक, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है, एक मिनट कोई मैसेज कर, okay. ठीक है। तो ये ग्लोबल स्कोप का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हम कभी भी कैंसिल नहीं होते जब तक हम अनलेस मैनुअली कैंसिल नहीं होती है, ठीक है। जब तक हम मैनुअली कैंसिल नहीं करते। अगर अपोजिट फॉर लॉन्ग रनिंग टास्क लाइक लॉगिंग एनालिटिक्स, लाइक जैसे भी हम यूआई से इंडिपेंडेंट होते हैं तो जब तक लोग इसमें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप इसमें सबसे रिस्की पॉइंट ये है, अगर अगर आप ग्लोबल स्कोप का यूज करते हैं विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट तो ये मेमोरी लीक्स या ऐप रेसेस जो केस बन सकता है, ठीक है। क्योंकि लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट है और कभी भी फिनिश नहीं होता जब तक आप मैनुअली उसे कैंसिल ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ मेनली होता है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो व्यू मॉडल स्कोप है, जैसे जो व्यू मॉडल स्कोप है जो रियल वर्ल्ड में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम जहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप है इसका मेनली सोशल मीडिया में यूज हो सकता है। लाइक कि आप एक सोशल मीडिया ऐप बना रहे हैं जिसमें यूजर अपना प्रोफाइल डिटेल देखता है। जब यूजर ऐप को ओपन करता है तो आप नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उसके प्रोफाइल डेटा को फैच किया जा सके, ठीक है। तो इसमें व्यू मॉडल का एक बेस्ट यूज हो सकता है। मतलब जब तक यूजर ऐप का स्क्रीन देख रहा होता है तब तक व्यू मॉडल एक्टिव है, ठीक है। जब ऐप बैकग्राउंड में डेटा फैच कर रहा है तो अगर यूजर स्क्रीन को क्लोज कर दे रहा है, मतलब दे रहा है, तो ऐप को एग्जिट कर दे, मतलब तो नेटवर्क कॉल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इससे अननेसेसरी बैकग्राउंड टास्क को रोका जा सकता है और मेमोरी एफिशिएंसी को मैनेज होता है। तो मतलब ये चीज हम कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क मतलब सोशल सर ये सर ये चीज आप दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे?
हाँ, ठीक है। जैसे वही जैसे कि हम ब्लॉक। जैसे कि मान लो एक फेसबुक है, मान लो फेसबुक सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे बना है जिस जहाँ पे यूजर अपने प्रोफाइल डिटेल देखता है, ठीक है। अगर कोई प्रोफाइल डिटेल देखता है, जब यूजर ऐप को ओपन करता है तो आप नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उसकी प्रोफाइल डेटा को फैच किया जा सके, ठीक है। तो जब इसमें व्यू मॉडल इसको कैसे यूज हो रहा है, जब तक यूजर ऐप का स्क्रीन देख रहा होता है तो व्यू मॉडल एक्टिव है, ठीक है। जब तक यूजर ऐप की स्क्रीन देख रहा होता है तब तक व्यू मॉडल एक्टिव है। जैसे ही ऐप बैकग्राउंड में डेटा फैच कर रहा है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में डेटा फैच कर रहा होता है, अगर यूजर स्क्रीन को क्लोज कर दे या ऐप्स को एग्जिट कर दे तो व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो नेटवर्क कॉल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इससे क्या होता है, अननेसेसरी बैकग्राउंड टास्क को रोका जाता है और मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। तो ऐसे ही ये व्यू मॉडल काम करता है, ठीक है। अब ये होता है, दूसरा है कि लाइफ साइकिल स्कोप। इसमें क्या होता है, जो ये व्यू मॉडल स्कोप में मोस्टली यूज होता है यूआई रिलेटेड टास्क के लिए, ठीक है, व्यू मॉडल स्कोप। और लाइफ साइकिल स्कोप होता है यूआई रिलेटेड टास्क के लिए होता है, एक्टिविटी और फ्रेगमेंट में, ठीक है। और जो व्यू मॉडल स्कोप होता है वो मोस्टली व्यू मॉडल में यूज होता है, ठीक है। और लाइफ साइकिल स्कोप जो होता है एक्टिविटी और फ्रेगमेंट में यूज होता है। अब इसका एक एग्जांपल जैसे ये है कि आप एक न्यूज ऐप बना रहे हैं आप, ठीक है, जहां यूजर एक न्यूज आर्टिकल्स रीड कर रहा होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल स्कोप का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब यूजर आर्टिकल रीड कर रहा है होता है तो नेटवर्क ब्रेक ऐप हो रही है बीच बीच में। क्या हुआ? नेटवर्क बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ओके, क्लीन नहीं आ रही है, मतलब रुक रही है। हेलो। सर वॉइस आ रही थी बट बीच बीच में ब्रेक हो जा रही थी। अच्छा, ओके, अब आ रही है सही? हाँ सर ठीक है। हाँ, तो मैं लाइफ साइकिल स्कोप का एक एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कि एक न्यूज ऐप है, ठीक है, जहां यूजर एक न्यूज आर्टिकल्स रीड कर रहा होता है, ठीक है। जब यूजर आर्टिकल रीड कर रहा होता है तो ऐप बैकग्राउंड थ्रेड पे और रिलेटेड टास्क कर रहा होता है, ठीक है, जैसे कि यूजर कमेंट फैच करना, तो ये चीजें कर रहा होता है। तो हम इसमें लाइफ साइकिल स्कोप का एक बेस्ट मतलब यूज कर सकते हैं इसमें। अगर यूजर आर्टिकल स्क्रीन को क्लोज कर देता है तो ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड टास्क कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इससे ऐप की जो परफॉर्मेंस बेटर रहती है, क्योंकि अगर स्क्रीन क्लोज हो गई है तो अननेसेसरी डाटा फैच करने या एपीआई कॉल करना वेस्ट है, क्योंकि ये स्कोप एक्टिविटी फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल के साथ ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है। तो इसमें हम लाइफ साइकिल स्कोप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है ग्लोबल स्कोप, ठीक है। ग्लोबल स्कोप में क्या होता है कि मान लो कि अब एक एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, जैसे कि हाँ, एक फिटनेस ऐप है, ठीक है। जो फिटनेस ऐप है जहाँ बैकग्राउंड में एक टास्क चल रहा है, ठीक है, जो यूजर को एक्सरसाइज डेटा को कंटिन्यूसली ट्रैक करता है, जैसे कि स्टेप काउंट, कैलोरी, जो कैलोरी बर्न होता है, ऐसा जो भी ऐसे होता है जो फिटनेस टाइप के एप्लीकेशन में जो यूज हो रहा है उस टाइप की चीजें वो कर रहा है। अब इसमें ग्लोबल स्कोप का इसमें बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। ये टास्क यूआई से इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये यूआई लाइफ साइकिल जैसे एक्टिविटी फ्रेगमेंट को क्लोज होने पर भी चलना चाहिए, ठीक है। इसका यूज होना चाहिए। अगर आप कंप्लीटली क्लोज हो जाता है तो मतलब टैब जो भी आप मैनुअली कोरूटीन्स को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी अगर आप क्लोज कर देंगे एप्लीकेशन को, जब आप इसको कैंसिल करेंगे मैनुअली तभी कोरूटीन्स कैंसिल होगा, ठीक है। अब ग्लोबल इसको क्या होता है, बैकग्राउंड में टास्क को हैंडल करने के लिए यूज होता है, जिसमें यूआई को डायरेक्टली इफेक्ट करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी हम बैकग्राउंड में अगर कोई आपको काम करना है तो हम ग्लोबल स्कोप का यूज कर सकते हैं। मान लो अगर आप एक स्टेप काउंटर ऐप मतलब जो ऐप काउंट करता है, मतलब स्टेप काउंट करता है, तो उसमें यूजर का स्टेप ट्रैक कर रहा है और ऐप बैकग्राउंड में भी डेटा ट्रैक करना कंटिन्यू रखना चाहता है, तो आप ग्लोबल स्कोप के थ्रू इस टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, जो यूआई लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर अब नहीं समझ आया ये ग्लोबल स्कोप सर। देखो, ग्लोबल स्कोप का मेन रीजन है ये जो लॉन्ग रनिंग टास्क होता है, इंडिपेंडेंट रन होता है, ठीक है। जो लॉन्ग रनिंग टास्क होता है इंडिपेंडेंट रन होता है, जैसे कि जो व्यू मॉडल स्कोप है और लाइफ साइकिल स्कोप है। लाइफ साइकिल स्कोप एक्टिविटी और फ्रेगमेंट में काम करता है और व्यू मॉडल स्कोप व्यू मॉडल में काम करता है। अगर अगर हम लाइफ साइकिल स्कोप अगर एक्टिविटी और फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। व्यू मॉडल भी स्कोप भी ऐसे ही है, अगर व्यू मॉडल स्कोप डिस्ट्रॉय होगा तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ग्लोबल स्कोप में क्या है कि जब तक हम इसको मैनुअली डिस्ट्रॉय मतलब क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। ग्लोबल स्कोप का मेनली ये रीजन है, ठीक है। अब जो फिटनेस टाइप की एप्लीकेशन सर होती है। जैसे मान लेते हैं जैसे व्यू मॉडल स्कोप में हमने प्रोफाइल देख रहे हैं, फिर हमने उसको किल कर दिया एप्लीकेशन को, मतलब हटा दिया बैकग्राउंड से, तो वो थ्रेड जो भी था फ्री हो गया। तो ग्लोबल स्कोप में भी तो हम लास्ट ऑप्शन यही होता है क्लिक करने का एप्लीकेशन, फिर वो मतलब डिफरेंस नहीं समझ आया मुझे।
नहीं, जो मेनली ग्लोबल, देखो ग्लोबल स्कोप को हम वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे इसकी नीड होगी। जैसे जो चीज हम बिल्कुल मान लो अभी जैसे जो चीज जहाँ पे नीड होगी वो चीज वहीं पे हम कर पाएंगे, ठीक है, करेंगे, ठीक है, तभी हमारे लिए वो बेनिफिट होगा, ठीक है। जब कोई टास्क यूआई से इंडिपेंडेंट हो, मतलब कोई भी टास्क यूआई से इंडिपेंडेंट चलता है तो, और लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड टास्क हो जो हैंडल करना हो, तो उसके लिए हम ग्लोबल स्कोप यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, इंडिपेंडेंट काम करता है, ठीक है। ये व्यू मॉडल और एक्टिविटी फ्रेगमेंट से अलग ही है, मतलब जैसे कि जब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे ना मैनुअली, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये मतलब जब तक हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली परफॉर्मेंस या मेमोरी लीक की भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि तभी इसको यूज करना होता है जब हमें नीड होती है उस चीजों के लिए, ठीक है। इस वजह से हम उसको इसको जब अगर हमें जब नीड होती है तभी यूज करते हैं, नहीं तो उस टाइम अवॉइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक ठीक है। वही फिटनेस टाइप का एप्लीकेशन में है, ठीक है। अभी हम सोशल मीडिया की, हम मान लो तुम फेसबुक ही है, अगर हम इसमें ग्लोबल स्कोप यूज कर लेंगे यूजर प्रोफाइल में, तो हमें वहां पे उसकी नीड नहीं है, ठीक है। वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और हमारा डेटा जो भी फैच करता रहेगा। इसके बाद वो परफॉर्मेंस इशू आएगा और फिर मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पे हम यूज नहीं कर सकते ना ये चीजें, ग्लोबल स्कोप। तो हमें ग्लोबल स्कोप जैसे फिटनेस टाइप का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो हम वहां पे व्यू मॉडल स्कोप और जो ये मतलब लाइफ साइकिल स्कोप है वहां पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें जो फिटनेस टाइप के प्लेस है, हम यूजर जो काउंट कर रहा है, जैसे कहीं चल रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो हमें वो चीजें उसको काउंट करना है, स्टेप काउंट करना है, तो वहां पे हमें व्यू मॉडल के वो लाइफ साइकिल के थ्रू नहीं होगा। मान लो यूजर उसने बंद कर दिया एप्लीकेशन, तो फिर वो काउंट नहीं हो पाएगा स्टेप्स ना। तो हमें ग्लोबल स्कोप की जरूरत पड़ेगी वहां पे यूज करने की, तो इसलिए हम ग्लोबल स्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग हाँ, हो है, मतलब जहाँ पे समझ गए जिसकी सर, नीड है, समझ गए। हाँ, तो वहां पे उसकी करेंगे, ठीक है। हमें अपनी परफॉर्मेंस की ये जरूरत अलार्म नहीं है। वगैरह। क्या हुआ? ओके सर। क्या कह रही हैं आप? जी सर, ओके। हाँ, ठीक है। तो ये है मतलब जो मेन तीनों का जो मोटिव है, ठीक है। अब एक होता है इसमें कोरूटीन्स में लॉन्च और एसिंक, ठीक है। अब लॉन्च एसिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च का मतलब क्या होता है, फायर एंड फॉरगेट, मतलब मेन सिंपल इसमें है कि अगर आपने लॉन्च कर दिया तो ये आप फायर एंड फॉरगेट, मतलब है कि इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब लॉन्च में। और एसिंक में क्या होता है कि इसमें रिटर्न वैल्यू मिलता है, ठीक है, मिलनी। बस मेन यही होता है, जब हम कोई बैकग्राउंड टास्क रन करना हो तो रिजल्ट की जरूरत ना हो, तो जैसे यूआई अपडेट करना हो तब लॉन्च यूज करते हैं। लाइक कि अगर हमें कोई प्रोफाइल फैच करना है, हमने प्रोफाइल फैच कर लिया, डेटा फैच सक्सेसफुली आ गया, तो हमें उसमें हम लॉन्च यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है, कहाँ गया लॉन्च का एग्जाम्पल। मतलब लॉन्च का ये है कि मतलब जैसे कि हम कोई यूजर की प्रोफाइल है, मान लो कि उसकी यूजर की प्रोफाइल हमने फैच कर लिया है, तो वहाँ पे हम लॉन्च यूज कर सकते हैं। लॉन्च सिर्फ यूजर जैसे फैच करेगा, किसी भी की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, तो उसके जैसे आपको कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप लॉन्च यूज कर सकते हो, ठीक है। और एसिंक का मतलब क्या होता है, जब हम बैकग्राउंड में कोई टास्क रन करना हो और रिजल्ट चाहिए, तब एसिंक यूज होता है, ठीक है। एसिंक एक वैल्यू रिटर्न करता है जिससे हम अवेट जो फंक्शन होता है उसे रिट्रीव कर सकते हैं, और पैरेलली के लिए पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए बेस्ट है, ठीक है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे एसिंक का एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये एसिंक का यहाँ पे लॉन्च का एग्जांपल है, ठीक है। जो यहाँ पे यूजर डेटा फैच कर रहा है, ठीक है, फैच यूजर यहाँ पे नो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर फैच सक्सेसफुली, तो हमें इसमें कोई रिटर्न की जरूरत नहीं है। बस मैंने लॉन्च की यूज किया, इसके बाद हमें डेटा मिल गया यूजर की, तो हम बस एज इट इज, मतलब हमें इसमें रिटर्न की जरूरत, अगर यही चीज हम एसिंक के थ्रू कर रहे हैं, लाइक कि एक यूजर है, ठीक है, जो यहाँ पे एसिंक से हमें दो टास्क पैरेलली में एग्जीक्यूट किए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दोनों रिक्वेस्ट एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है और रिजल्ट के लिए हम अवेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि दोनों कॉल्स एक साथ चल रहा है, एक एक कंप्लीट होने का वेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसका मतलब एसिंक का यूज कर सकते हैं। अब एक होता है जो रिटर्न का वैल्यू होता है, जैसे जिसमें हमें रिटर्न वैल्यू होता है, डिफर्ड करके होता है, डिफर्ड करके जो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, जब हम रिटर्न करवाते हैं, ठीक है, मतलब जो जैसे जो हम उसको ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट।
ठीक है। डिफर्ड ऐसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब भी हमें मतलब इस तरह का कहीं पे आपको दिखता होगा तो वहाँ पे आपको डिफर्ड, अब इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि जैसे कि एक डिफर्ड टी जो है ये फंक्शन, इसका मतलब मेनली क्या है कि एक फ्यूचर रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन से आता है, ठीक है। मतलब जब आप कोई टास्क रन करते हो तो तुरंत रिजल्ट नहीं देता है बल्कि कुछ टाइम बाद मिलता है, तो डिफर्ड टी उस रिजल्ट को होल्ड करने के का काम करता है, ठीक है। अगर आप मान लो एग्जांपल, जैसे कि आप अगर आप एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करते हो तो तुरंत खाना नहीं मिलता है, ठीक है। वेटर आपको एक टोकन देता है, फिर आपको फिर ऑर्डर किचन में चला जाता है, जब ऑर्डर रेडी होता है तो आप अपने टोकन को रिडीम करते हो, तो आपने फिर खाना लेते हो। तो ऐसे एक ये एग्जांपल है, तो इसका ऐसे ही काम करता है डिफॉल्ट डॉट टी जो हम एसिंक में यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब बैकग्राउंड में कोई टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जब जब मुझे बैकग्राउंड टास्क पैरेलली रन करना हो तो उनका रिजल्ट एक साथ चाहिए हो तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब एसिंग जो एसिंग टास्क का रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो और बाद में यूज एक्सेस करना हो तो इसके लिए हम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है जो लॉन्च और एसिंक में जो मेन होता है डिफरेंट, ठीक है। हम एसिंक कब यूज कर सकते हैं, मल्टीपल नेटवर्क डेटाबेस कॉल के साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसके लिए हम एसिंक यूज कर सकते हैं। अगर नेटवर्क को जैसे लॉन्च को क्या होता है कि हम कोई नेटवर्क कॉल जो सिर्फ बैकग्राउंड में चलाना है पर रिजल्ट स्टोर नहीं करना है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं लॉन्च, ठीक है। मेनली होता है। अब होता है जो कोरोटीन डिस्पैचर, ठीक है। अब डिस्पैचर क्या होता है कि हमारे एंड्रॉयड मतलब कोटलिन कोरोटीन्स में 4 डिस्पैचर होते हैं, ठीक है। जो डिस्पैचर का मेनली मतलब क्या होता है, डिस्पैचर को यूज होता है थ्रेड मैनेज करने के लिए। हर डिस्पैचर का एक अलग टाइप का थ्रेड पूल करता है जो एग्जीक्यूशन को नेचर डिसाइड करता है, ठीक है। तो 4 टाइप के डिस्पैचर होता है, एक डिस्पैचर डॉट मेन होता है, ठीक है, एक डिस्पैचर डॉट आईओ होता है, एक डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट होता है और एक डिस्पैचर डॉट अनकन्फाइंड होता है, ठीक है। डिस्पैचर डॉट आई जो मेन होता है यूआई थ्रेड पे काम करता है, और डिस्पैचर डॉट आई होता है बैकग्राउंड थ्रेड और फॉर नेटवर्क एंड डेटाबेस के लिए यूज करता है, और इसका डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट होता है सीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए काम करता है, और जो डिस्पैचर डॉट अनकम्बाइंड होता है और थ्रेड सिलेक्शन फ्लेक्सिबल होता है, थ्रेड सिलेक्शन फ्लेक्सिबल होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब डिस्पैचर डॉट मेन क्या होता है, ये मेन थ्रेड ये मेन यूआई थ्रेड पे काम करता है और यूआई अपडेट करने के और लाइट वेट टास्क के लिए बेस्ट है जो डिस्पैचर डॉट मेन है। अब इसका जब आप जेटपैक कंपोज या एक्सएमएल का यूआई जो भी अपडेट करना हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने बटन क्लिक हैंडल करना हो या यूआई रेफरेंस करना हो तो हम डिस्पैचर डॉट मेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली एक्चुअली अगर ये नॉन एंड्रॉइड इन्वायरमेंट पे आप इसको रन करोगे तो ये काम नहीं करेगा, मेन ये भी होता है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट डिस्पैचर इज नॉट डिफाइंड, मतलब आप क्या पूछ रहे हो? हम्म, हेलो। हाँ जैसे सर अगर हम लॉन्च या असिंक के साथ कोई डिस्पैचर अटैच नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट क्या रहता है? जैसे इससे प्रीवियस एग्जांपल में आपने केवल लॉन्च था, कोई डिस्पैचर नहीं था, तो क्या रहेगा? बताता हूँ, ठीक है। पहले एक बार डिस्पैचर को मैं आपको बता दूँ, फिर मैं क्या? आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तो आपको एक अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे डिस्पैचर डॉट मेन होता है तो जो मेन यूआई थ्रेड पे काम करता है, ठीक है, यूआई अपडेट करने और लाइट टास्क के लिए यूज करते हैं, बेस्ट तरीका है इसको यूज करने का, ठीक है। जब भी हम कोई बटन वगैरह पे हैंडल करना हो या यूआई रिफ्रेश करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्पैचर डॉट आईओ का यूज होता है, ये नेटवर्क कॉल, डेटाबेस ऑपरेशन या फाइल रीडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। जिसे ये हैवी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या में बेस्ट है यूज करने का, जैसे इंटरनेट फाइल सिस्टम के लिए यूज होता है, ठीक है। जब भी हमें हैवी कोई टास्क इनपुट ऑपरेशन करवाना हो तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जब आपको रेट्रोफिट से एपीआई कॉल या रूम डेटाबेस से रीड राइट करना हो तो हम डिस्पैचर डॉट आईओ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल बैकग्राउंड थ्रेड यूज करते हैं, इसलिए ये हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए बेस्ट है, ठीक है, मतलब डिस्पैचर डॉट आईओ। अब डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे कि डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट क्या होता है, सीपीयू इंटेंसिव टास्क होता है उसके लिए काम होता है, ठीक है। मेनली ये काम कब करता है, जैसे कि आपको कोई हैवी कैलकुलेशन करना हो या चीज़ों को करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, मतलब डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट। जैसे जो सीपीयू इंटेंसिव ऑपरेशन के लिए, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग करना, डेटा इंक्रिप्शन है या सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं इसको। जैसे इसमें बैकग्राउंड थ्रेड यूज करते हैं जो सीपीयू के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, तो इसलिए डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट यूज करते हैं उसमें।
जब भी आपको कोई डेटा प्रोसेसिंग या कॉम्प्लेक्स कुछ करना है कैलकुलेशन, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूज किया है डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट। जैसे यहाँ पे एक हैवी कैलकुलेशन कर रहा है और इसके बाद डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट का यूज कर रहा है, स्टार्ट हैवी कंप्यूटेशन, देन रिजल्ट, इसके बाद ये रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थ्रेड को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता है, इसलिए सीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए यूज होता है, इसलिए ये बेस्ट है वहाँ पे। ठीक है, अब चौथा है कि डिस्पैचर डॉट अनकंफाइंड। ये मेनली थ्रेड सिलेक्शन और फ्लेक्सिबल होता है। थ्रेड सिलेक्शन इसमें क्या होता है, ये इनिशियली करंट थ्रेड पे स्टार्ट होता है और एग्जीक्यूशन के टाइम पे थ्रेड स्विच भी हो सकता है। मोस्टली डिबगिंग या एक्सपेरिमेंटल केसेस में यूज होता है मेनली है। मोस्टली ये इसको डिबगिंग में ही मोस्टली हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये और एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो या किसी टास्क को बिहेवियर ऑब्जर्व करना हो, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिस्पैचर डॉट अनकंफाइंड। ठीक है, डिस्पैचर का अनकंफाइंड अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए प्रोडक्शन कोड में यूज नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है, क्योंकि इसके अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो इसलिए इसको प्रोडक्शन वगैरह में हमें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेनली ये 4 डिस्पैचर थे जो काम करते हैं। ठीक है, मेनली डिस्पैचर डॉट मेन होता है जो यूज होता है यूआई अपडेट के लिए, यूजर फॉर यूआई अपडेट। डिस्पैचर डॉट होता है यूज फॉर नेटवर्क कॉल्स एंड फाइल ऑपरेशन के लिए, और डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट होता है यूज फॉर सीपीयू एंड हैवी कंप्यूटेशन यूज करने के लिए, और डिस्पैचर डॉट अनकंबाइंड होता है ओनली फॉर टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए मेनली यूज होता है। ठीक है, ये होता है मेनली 4 डिस्पैचर। ठीक है, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? एक सेकंड। हेलो हेलो जी सर। हाँ, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था। जो डिफॉल्ट डिस्पैचर होते हैं नॉट डिफाइन, हाँ, ये होता है ना। देखो इसमें नहीं, क्या होता है कि अगर आप किसी कोडिटेंस में डिस्पैचर डिफाइन नहीं करते हो, तो डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यूज होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी मतलब डिफॉल्ट नहीं मतलब कोई भी डिस्पैचर यूज नहीं करते हो, तो डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये सीपीयू जैसे जो डिफॉल्ट डिस्पैचर क्या होता है, मैंने जो आपको बताया है वही होता है, तो ये जी जी, वो ऑटोमेटिकली समझ आप। गया। हाँ, तो बस यही है, मतलब वो कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, वो तो डिफॉल्ट ये इसमें इसीलिए। इसमें इसमें मेरा एक क्वेश्चन और था। हम्म, जैसे आपने अभी लाइफ साइकिल स्कोप, ग्लोबल स्कोप और बी मॉडल स्कोप बताया था, वो सब समझ हम्म। में आया। इसके अलावा एक कोरेटिन स्कोप और होता है, कहीं मुझे पढ़ने को मिला था। तो ग्लोबल स्कोप और कोरेटिन स्कोप में क्या डिफरेंस है और कहाँ हम कोरेटिन स्कोप यूज कर सकते हैं? कोरोटीन इसको मतलब मेनली तो कोरोटीन स्कोप के अंदर ही सारी चीजें आते हैं। लाइक कि जो हमने बताया आपको बी मॉडल हम्म, स्कोप, जो मतलब ग्लोबल स्कोप और लाइफ साइकिल स्कोप, इसी को कोरोटीन स्कोप ही बोलते हैं। नहीं, जैसे ग्लोबल स्कोप नेम है, उस तरीके से कोरेटिन स्कोप करके भी कुछ होता है ना? नहीं, कोरोटीन स्कोप ही तो है सारी चीजें, ये तो उसी के तो है पार्ट, मतलब कोरोटीन स्कोप ही तो है। जैसे प्रोटीन स्कोप क्या होता है, मैंने आपको हम्म, बताया, जो प्रोटीन स्कोप आपको प्रोटीन्स को मैनेज करने में हेल्प होता है। ठीक है, ताकि जो लाइफ साइकिल एंड हो, तो आप इसकी कोरोटीन को कैंसिल कर सकें, चाहे कर सकें, तो इसलिए कोरोटीन स्कोप यूज होता है। ठीक है, अब जो 3 कोरोटीन स्कोप है, ये तीनों जो बी मॉडल स्कोप है और जो लाइफ साइकिल स्कोप है और ग्लोबल स्कोप है, इन्हीं का यूज करके हम वो सारी कोरोटीन स्कोप मिलता है। ठीक है, ये होता है मेनली। एक जो आप और बोल रहे होगे, शायद आई थिंक सुपरवाइजर स्कोप बोल रहे हो क्या? कोरोटीन स्कोप सुपरवाइजर स्कोप ही होता है। और क्या, कोरोटीन स्कोप के अंदर 3 चीज आती है। हेलो, ओके, ठीक है। तो ये था। तो अब हम लोग ये चीजें देख लिए। अब मेनली एक आता है इसमें जो हम यूज करते हैं, एक होता है नॉर्मल, और जो हम यूज करते हैं मतलब जो हम एक होता है सस्पेंड कीवर्ड और सस्पेंडिंग फंक्शन। बहुत बारी पूछा भी जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि क्या डिफरेंट है, मेनली क्यों यूज करते हैं। ठीक है, कोटलिन को रूटीन्स में सस्पेंड कीवर्ड और सस्पेंड फंक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंट है। तो जो ये एक पॉइंट समझते हैं कि सस्पेंड कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले सस्पेंड मेनली क्या होता है, एक मॉडिफायर है जो एक फंक्शन को सस्पेंड फंक्शन बनाता है। ठीक है, ये एक मॉडिफायर है जो एक फंक्शन को सस्पेंड बनाता है। ठीक है, आप देखो, अब सस्पेंड कीवर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि फंक्शन ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलेगा। ये सिर्फ इस बात
को इंश्योर करता है कि जो फंक्शन कोरूटीन्स के अंदर ही कॉल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताया था, कहाँ गया एग्जांपल, मैंने नहीं लिखा। जैसे कि कोई फैच डेटा है, अगर हमें कोई डेटा फैच करना है तो मतलब सस्पेंड के थ्रू, तो ये फैच डेटा एक सस्पेंड फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लो जैसे ही हमने डिले किया 2 सेकंड के लिए, इसके प्रिंट जैसे ये सस्पेंड कीवर्ड का मैंने यूज किया, ये फैच डेटा एक सस्पेंड फंक्शन है क्योंकि इसमें सस्पेंड कीवर्ड लगा है। ठीक है, इस फंक्शन को डायरेक्टली नॉर्मल फंक्शन या मेन में कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज ऐसा होता है। ठीक है, अब मेनली अब हम लोग ठीक है, ठीक है, अब सस्पेंड फंक्शन क्या होता है तो आपको ज्यादा इससे क्लियर होगा। एक सस्पेंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कोरूटीन्स के अंदर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये फंक्शन सस्पेंड कीवर्ड का यूज करता है। ठीक है, सस्पेंडिंग जो फंक्शन होता है वो सस्पेंड कीवर्ड का यूज करके ही चलेगा, वो कोरूटीन्स के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। ये नॉन ब्लॉकिंग होता है, मतलब ये थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता है बल्कि सस्पेंड कर देता है। ठीक है, और ये जैसे कि फैच डेटा जैसे एक फैच डेटा एक सस्पेंडिंग फंक्शन है क्योंकि इसमें सस्पेंड कीवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें जैसे जानते हैं कि जैसे कि हमने एक मैंने यहाँ पे जो कहा गया, इसमें मैंने एक मेन फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फन मेन करके, ठीक है, जो रन ब्लॉकिंग तो फैच डेटा को हम फैच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे फैच डेटा एक सस्पेंडिंग फंक्शन है क्योंकि इसमें सस्पेंड कीवर्ड है। ठीक है, अब ये कोरूटीन्स के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है रन ब्लॉकिंग के थ्रू। इसमें डिले 2000 मतलब 2 मिनट का 2 सेकंड का है, इसकी वजह से थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा बल्कि कोरूटीन सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सस्पेंडिंग फंक्शन जो इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब सस्पेंड कीवर्ड का मीनिंग मतलब क्या है, जैसे कि हम सस्पेंड कीवर्ड क्या है, सस्पेंड का मतलब है कि फंक्शन रुक सकता है बिना थ्रेड को ब्लॉक किए। ठीक है, अगर एक फंक्शन सस्पेंड है तो उसका सिर्फ एक और सस्पेंडिंग फंक्शन या कोरूटीन से कॉल कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन के अंदर डिले या विद कॉन्टेक्स्ट या अवेट जैसे सस्पेंड फंक्शन होता है तो उसका सस्पेंड बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे इसकी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन सस्पेंड हो सकता है डिले की वजह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक प्रिंट एक सस्पेंड बाई फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, सस्पेंड प्रिंट लो किया, मैंने डिले कर दिया 2 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट एलन किया, इसके बाद इसमें लिख दिया वाट। ठीक है, क्या होगा, ये फंक्शन सस्पेंड हो सकता है और डिले की वजह से, पर ये थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा बल्कि कोरूटीन्स को टेम्परेरी सस्पेंड करेगा। तो ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो हम सस्पेंड कीवर्ड का जो हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल करके देखेंगे कि मतलब कैसे यूज हो रहा है हमारा सारी चीजें जो हम अभी हमने जो देखा, डिस्पैचर व्यू मॉडल स्कोप जो भी मतलब देखा है, एक एग्जांपल छोटा सा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ कैसे चीजें हो रही है। और मेनली सस्पेंड कीवर्ड होता है, सस्पेंड कीवर्ड सिर्फ कोरूटीन्स के साथ वर्क करता है। ये ध्यान रखना जरूरी है बहुत कि अगर हम एक सस्पेंड फंक्शन को बिना कोरूटीन्स को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी। तो ठीक है, तो हम सस्पेंड कीवर्ड तब यूज करते हैं जब हम कोरूटीन्स के साथ ही वर्क करता है। ठीक है, ये होता है, ये है एक क्वेश्चन। ठीक है, जो पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू वगैरह भी में कि हम बिना कोरूटीन्स के
सस्पेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो ये नहीं, ऐसा हो सकता है कोरूटीन्स के साथ ही हम सस्पेंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सस्पेंस कीवर्ड और सस्पेंड फंक्शन भी पूछा जाता है कि कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि सस्पेंड कीवर्ड और सस्पेंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या है। सस्पेंड कीवर्ड जो होता है एक मॉडिफायर है जो फंक्शन को सस्पेंडिंग फंक्शन बनाता है, ठीक है। और सस्पेंडिंग फंक्शन एक फंक्शन है जो सस्पेंड हो सकता है बिना थ्रेड को ब्लॉक किए, तो ये मेनली डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका यूज केसेस क्या होता है, मेनली कोरूटीन्स के अंदर कॉल होने वाला फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है सस्पेंड कीवर्ड। और सस्पेंडिंग फंक्शन क्या होता है, बैकग्राउंड में नॉन ब्लॉकिंग टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा वो चीजें, ठीक है। मैंने एक रेट्रोफिट का मतलब एक यूजर का मैंने डेटा फैच करने के लिए मैंने किया हुआ है इसमें एग्जांपल, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें, अभी मैं आपको एक समझाता हूँ कि कैसे हम चीज़ें को डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं हम इसमें एपीआई सर्विस में। मैंने इसमें क्या लिया है, मैंने एक इंटरफेस बनाया है एपीआई सर्विस का कि गेट यूजर डेटा आईडी के थ्रू और गेट कर रहा है पोस्ट के थ्रू, मतलब क्वेरी लगा के यूजर आईडी का कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मतलब जो इंटरफेस एपीआई सर्विस है, ये एक इंटरफेस है जो हम रेट्रोफिट एपीआई कॉल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो गेट यूजर आईडी है, ये रेट्रोफिट एनोटेशन है जो एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट को डिफाइन करता है, जो यूजर डेटा फैच करेगा बेस्ड ऑन आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सस्पेंड जो मैंने यूज किया, सस्पेंड फंड जो फंड गेट यूजर एंड सस्पेंड फंड गेट बाय यूजर आईडी, तो इसका ये मतलब है कि ये एक सस्पेंड फंक्शन है जो नेटवर्क कॉल करेगा और यूजर टाइप का डाटा रिटर्न करेगा। सस्पेंड कीवर्ड का मतलब है कि ये फंक्शन एक रूटीन्स में रन करेगा जिससे थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा। और हमने गेट का यूज किया है, ठीक है, इसमें जो गेट पोस्ट जो दूसरी बैक कॉल है जो पोस्ट के फैच करेगी, ठीक है। और इसमें मैंने यही सस्पेंड इसमें ये किया है, मतलब ये भी एक ये चीज वही है, दोनों एक ही काम कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें रेट्रोफिट क्लाइंट में, ठीक, ये तो सबको पता ही होगा जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम एक बार बता भी देते हैं। जो ऑब्जेक्ट रेट्रोफिट क्लाइंट है, ये एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रेट्रोफिट क्लाइंट है, एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है जिसमें हम रेट्रोफिट इंस्टेंस को इनिशियलाइज करते हैं। सिंगलटन का मतलब यह है कि किसी क्लास को एक ही इंस्टेंस हमेशा रहेगा, ठीक है। और इसमें मैंने एक डमी ऐसे बेसिक ले रखा है, ठीक है, जो यूजर डेटा को मतलब फैच कर रहा है। जो एपीआई सर्विस बाय लेजी है, एपीआई सर्विस एक लेजी लोडेड प्रॉपर्टी है, मतलब जब फर्स्ट टाइम हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये रेट्रोफिट बिल्डर से रेट्रोफिट इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। रेट्रोफिट बिल्डर क्या होता है, ये रेट्रोफिट को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पहले भी यूज कर रहे होंगे, तो आपको भी पता होगा ये चीज़ें, ठीक है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जो ऐड कन्वर्ट जो जेसन होता है, ये जेसन को जेसॉन को यूज करता है, जो जेसन डेटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एपीआई सर्विस क्लास डॉट जावा है, इसे हम अपनी एपीआई सर्विस को रेट्रोफिट इंस्टेंस से लिंक करता है, ठीक है। बिल्ड होता है कि रेट्रोफिट इंस्टेंस को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये हो गया रेट्रोफिट क्लाइंट का, ठीक है। अब हमारा एक डेटा हम बनाएंगे, डेटा क्लासेस, जो यूजर का डेटा क्लासेस का है, जिसमें आईडी, नेम, ईमेल जो भी है चीजें इसमें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और डेटा क्लास का जो पोस्ट के लिए हम यूजर आईडी टाइटल बॉडी, इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है कि यूजर स्क्रीन्स, ठीक है। यूजर स्क्रीन्स, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक स्क्रीन्स बनाई है, जो सारी चीजें हमने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। अब इसका मेनली क्या है, जो हमने एक कंपोजेबल बनाया है, जो आपने ये एनोटेशन बताता है कि फंक्शन जेटपैक कंपोज यूआई कंपोनेंट है, ठीक है, जो हमने कल भी आपको बताया था ये चीजें। अब यूजर स्क्रीन्स जो व्यू मॉडल, यूजर स्क्रीन्स व्यू मॉडल हमने जो ये यूज किया है, इसके लिए ये फंक्शन यूजर व्यू मॉडल को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। व्यू मॉडल ऑटोमेटिकली यूजर व्यू मॉडल को इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसका मेनली यूज ये है कि ये लाइन यूजर स्टेट को ऑब्जर्व करता है, जो स्टेट फ्लो है, ठीक है। डॉट कलेक्ट एज ए स्टेट ऑटोमेटिकली यूआई को अपडेट करने का काम करता है, जब डेटा चेंज होता है तब काम करता है, ठीक है। लॉन्च इफेक्ट इवेंट का मतलब क्या है कि ये इफेक्ट ट्रिगर होता है जब कंपोजेबल फर्स्ट टाइम डिस्प्ले होता है। यहाँ हम फैच यूजर डेटा को कॉल कर रहे हैं जिससे डेटा फैच हो सके, ठीक है। जो कॉलम का है यूज, ये सब भी मैंने बताया था कल, तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कॉलम कंपोजेबल यूज करते हैं हम, जिसमें वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, जैसे कि जो मॉडिफाइड डॉट फिल मैक्स साइज यूज करके हम यूआई को पूरे स्पेस
फिल कर देते हैं और पैडिंग जो भी हम दे रहे हैं इससे कंटेंट को अराउंड पैडिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें है नेक्स्ट है कि हम जो यूजर डॉट लेट यूज कर रहे हैं, अगर यूजर का डेटा अवेलेबल है तो उस UI में डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लेजी कॉलम है, हमने एक बॉक्स बना दिया है, ये कंपोजेबल लिस्ट को एफिशिएंटली रेंडर करता है जो आइटम पोस्ट के थ्रू कर रहा है, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है। जो हम इसमें क्या हो रहा है, जो यूज करके हम पोस्ट को लिस्ट में डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज जो यूजर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उसके लिए यूज हो रही है। अब हमारा होता है कि जो यूजर व्यू मॉडल है, जहाँ पे हम चीजें यूज कर रहे हैं व्यू मॉडल स्कोप चीजें को, ठीक है। कहाँ गया व्यू मॉडल स्कोप? ठीक है, यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कोरूटीन्स को लॉन्च करता है जो व्यू मॉडल स्कोप में एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब है जब व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय हुआ तो कोरूटीन्स भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एक यूजर स्टेट और पोस्ट स्टेट जो हम यूज कर रहे हैं, ये दोनों म्यूटेबल स्टेट फ्लो है, ऑब्जेक्ट है जो UI को रियल टाइम अपडेट्स देंगे जब डेटा चेंज होगा, ठीक है। जो इसका यूज है, जो हम रेट्रोफिट इंस्टेंस को एक्सेस करता है जो API कॉल को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जो फैच यूजर डेटा है, जो ये चीज क्या कर रहा है, ये फंक्शन डेटा फैच करने के लिए कोरूटीन्स का यूज करता है। अब मैंने यहाँ पे एसिंक डिस्पैचर डॉट IO का जो यूज किया है, ठीक है। यहाँ ये क्या कर रहा है, क्या इसका काम क्या है, जो नेटवर्क कॉल को पैरेलली में रन करने के लिए एसिंक और डिस्पैचर डॉट IO का यूज किया गया है, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट बाउंड ऑपरेशन है जो इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पैचर डॉट IO, ठीक है। अब अवेट का यहाँ पे क्या है, अवेट ये फंक्शन नेटवर्क रिस्पॉन्स का वेट करता है जब तक डेटा फैच नहीं होता है, ठीक है। अब जो विद कंटेंट डिस्पैचर डॉट मेन है, ये क्या है, ये मेन थ्रेड पे स्विच करके हम UI को अपडेट करते हैं, जिसमें स्टेट को नो डेटा असाइन करता है, ठीक है, लाइक यूजर स्टेट वैल्यू एंड पोस्ट स्टेट वैल्यू, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो व्यू मॉडल का लॉजिक है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में, जो हमने यहाँ पे सारी चीज जो कर ली है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो यूजर स्क्रीन्स बनाए हैं डायरेक्टली मैंने खाली वो चीज कर ली है। अब हम इसको करके देखते हैं कि हम समझते हैं कि इसमें क्या है दिखता है। ठीक है, अब मैंने एक यूजर को डेटा मैंने फैच किया, ठीक है, उसका नाम लीना जो भी है ईमेल। इसके बाद जो भी यूजर यहाँ पे पोस्ट किया है, ठीक है, इस यूजर ने सारे पोस्ट इसको यहाँ पे लिस्ट करके दिख रहा है, ठीक है। ये चीजें हमें दिख रही है, जो भी यूजर है उसकी पोस्ट, ठीक है, जो यूजर है इसकी पोस्ट दिख रही है, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है, ठीक है। इसमें कोरूटीन्स स्कोप का यूज हुआ है और इसके बाद लॉन्चर एसिंक भी यूज हुआ है और सस्पेंड फंक्शन भी यूज हुआ है। ये सारी यूज करके हमने डिस्पैचर्स भी यूज हुए हैं और कोटलिन के स्टेट फ्लो और म्यूटेबल स्टेट फ्लो भी यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक है। आपको एक समराइज करके बता देता हूँ कि जो भी इसमें यूज कर रहे हैं हम, इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया कि व्यू मॉडल स्कोप, जो व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च है, व्यू मॉडल एक प्री डिफाइंड कोरूटीन्स स्कोप है जो व्यू मॉडल को एसोसिएट होता है, ठीक है। जब व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर चल रहे हैं कोरूटीन्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो इसका कोरूटीन्स स्कोप इसी को कहते हैं। इसमें हम कोरूटीन्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें नेटवर्क कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए बैकग्राउंड में कोरूटीन्स का रन किया जा रहा है, ठीक है, ये जो है, ठीक है। अब जो लॉन्च और असिंक हम यूज कर रहे हैं, व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च जो हम कर रहे हैं, ये लॉन्च बिल्डर है जो कोरूटीन्स को स्टार्ट करता है, ठीक है। लॉन्च फंक्शन को हम पैरेलली टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि यूजर डेटा और पोस्ट को फैच करने के लिए, ठीक है। अब एसिंक का क्या यूज है, एसिंक डिस्पैचर डॉट IO जो ये है, इसका क्या है, जो ये बिल्डर भी कोरूटीन्स स्टार्ट करता है, लेकिन एसिंक का यूज होता है जब हम पैरेलली टास्क को रन करना हो और उनके रिजल्ट अवेट करना हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एसिंक डिस्पैचर डॉट IO का है कि साथ यूज किया गया है
जो इनपुट आउटपुट बाउंड ऑपरेशन नेटवर्क कॉल के लिए ऑप्टिमाइज है। ठीक है, अवेट का मैंने पहले बताया, अवेट का है कि एसिंक से स्टार्ट होने वाली रूटीन्स का रिजल्ट अवेट कैसे लिया जाता है। ठीक है, ये वेट करता है जब तक एसिंक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसमें सस्पेंड फंक्शन जो यूजर का यूज किया गया है। ठीक है, इसका सस्पेंड फंड गेट यूजर, जो यूजर और सस्पेंड फंक्शन गेट पोस्ट बाय यूजर आईडी। ठीक है, सस्पेंड कीवर्ड इंश्योर करता है कि ये फंक्शन बैकग्राउंड थ्रेड पर एग्जीक्यूट हो रहा है, जिससे मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, इन फंक्शन का यूज नेटवर्क से डेटा फैच करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब dispatcher.io और dispatcher.main का भी यूज हुआ है। ठीक है, dispatcher.io, ठीक है, और dispatcher.main। ठीक है, जो मैंने पहले बताया वही चीज़ है। यहाँ पे dispatcher.io का यूज किया गया है, जो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क जैसे नेटवर्क कॉल के लिए ऑप्टिमाइज है। हमने async dispatcher.io में नेटवर्क कॉल एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, इसके बाद dispatcher.main का है कि विद कॉन्टेक्स्ट dispatcher.main है। इसका यूज मैंने थ्रेड पे डेटा को अपडेट करने के लिए किया गया है। जो नेटवर्क कॉल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो हम यूआई को अपडेट करते हैं dispatcher.main के साथ। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि यूआई थ्रेड पे अपडेट सेफली और एफिशिएंटली किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट फ्लो का यूज हुआ है। ठीक है, अब स्टेट फ्लो का यूज यूआई को रियल टाइम अपडेट देने के लिए किया गया है। स्टेट फ्लो एक स्टेट होल्डर है, जो जब डेटा चेंज होता है तो यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। ठीक है, यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट फ्लो भी यूज हो रहा है। इसका मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो स्टेट को अपडेट करता है। यूजर स्टेट डॉट कलेक्ट एज ए स्टेट। यूजर तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है यूजर बाई व्यू मॉडल यूजर स्टेट बाई कलेक्ट एज ए स्टेट वैल पोस्ट बाई व्यू मॉडल पोस्ट स्टेट कलेक्ट एज ए स्टेट। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डेटा को ऑब्जर्व करता है, जब स्टेट फ्लो के वैल्यू में कोई चेंज होता है तो यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्राई कैच का यूज किया है ब्लॉक को। तो इसमें क्या है कि ट्राई कैच का यूज नेटवर्क एरर को हैंडल करने के लिए किया गया है। ठीक है, इनपुट आईओ एक्सेप्शन और एचटीटीपी एक्सेप्शन को हैंडल किया गया है। ठीक है, अगर नेटवर्क इशू होता है तो जैसे नो इंटरनेट कनेक्शन, तो इस एरर को हैंडल करता है, और एचटीटीपी एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन आएगा अगर सर्वर से कोई एरर रिस्पांस मिलता है जैसे कि 404 या 500 एरर, तो उसको हैंडल करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक कोरूटीन्स का यूज करके, एक एपीआई कॉल करके हमने एक चीज बनाया। ठीक है, तो सब चीजें समझ में आई। ओके, ठीक है, तो हम एक और चीजें देखते हैं। एक होता है सुपरवाइजर स्कोप। ठीक है, मेनली सुपरवाइजर स्कोप भी ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सुपरवाइजर स्कोप एक स्ट्रक्चर कंकरेंसी का पार्ट है जो फेलियर आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक कोरूटीन्स फेल हो जाए तो बाकी कोरूटीन्स कैंसिल नहीं होता है और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखता है। ठीक है, इसमें नॉर्मल कोरूटीन्स स्कोप में अगर एक कोरूटीन्स फेल हो जाता है तो सारी कोरूटीन्स कैंसिल हो जाती है, लेकिन सुपरवाइजर स्कोप में सिर्फ जिस कोरूटीन्स में एरर आया है वही फेल होता है, बाकी चलता रहता है। ठीक है, होता है। सुपरवाइजर स्कोप एक स्पेशल कोरूटीन्स स्कोप है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है। जब भी एक कोरूटीन्स चाइल्ड कोरूटीन्स में एक्सेप्शन आता है तो बाकी चाइल्ड कोरूटीन्स फेल नहीं होता है, सिर्फ एक्सेप्शन वाली कोरूटीन्स फेल होता है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक यूजर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड बनाना है, जैसे यूजर डैशबोर्ड बना रहता है। ठीक है, इसमें यूजर प्रोफाइल और यूजर पोस्ट फैच करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया एक एग्जांपल, अगर यूजर प्रोफाइल फैच फेल हो जाए तो हमें एरर दिखाना है, लेकिन यूजर का पोस्ट है फैच कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब इसमें है। तो इसमें अगर हम कोरूटीन्स स्कोप का यूज करके हम कोरूटीन्स फेल हो जाए तो भी दोनों रिक्वेस्ट फेल नहीं होगी, इसमें एक ही फेल होगी और एक हमारा अगर चलता रहेगा तो उसके डेटा आ जाएगा। ठीक है,
सुपरवाइजर स्कोप मोस्टली कहाँ पे यूज होता है? वहाँ पे कॉमनली यूज होता है जहाँ पे फेलियर आइसोलेशन प्रोवाइड करना है, जिसमें एक कोरूटीन्स फेल हो जाए पर बाकी कोरूटीन्स चलती रहे, तब हम यूज करते हैं सुपरवाइजर स्कोप। ठीक है, वहाँ पे यूजफुल होता है जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट टास्क पैरेलली चलाना हो, तो वहाँ पे एक टास्क फेल हो जाए तो दूसरा टास्क को इफेक्ट ना करे, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने सुपरवाइजर स्कोप का यूज कर रखा है। ठीक है, इस चीज में तो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मेनली सेम कोड है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये बता देता हूँ कि मतलब क्या है, मतलब एक बार कि ठीक है, हाँ, यहाँ पे दो चाइल्ड है, जैसे यहाँ पे एक रूटीन्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चाइल्ड रनिंग हो रहा है, यहाँ पे चाइल्ड 2 फेल हो गया, सेकंड वाला फेल हो गया, तो ये फेल हो गया, लेकिन थर्ड वाला भी चलता रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा फेल हो गया तो पहला और तीसरा चलता रहेगा। तो यही सुपरवाइजर स्कोप का मेन थिंग्स है जो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड कोरूटीन्स 2 फेल होता है तो बाकी कोरूटीन्स भी कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, वो चलती रहेगी। ठीक है, जो अगर ये चीज हम कोरूटीन्स स्कोप में करेंगे तो सारी, अगर वो एक फेल होता है तो दूसरा भी कैंसिल हो जाती है, लेकिन हम अगर सुपरवाइजर से करेंगे ये चीजें तो हमें ये चीजें चलती रहेगी, मतलब एक फेल होने पे भी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल यूज किया है, जैसे कि हमने यूजर व्यू मॉडल बनाया था। ठीक है, चीजें वही है। ठीक है, हमने वहाँ पे यहाँ पे सुपरवाइजर का स्कोप यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर का स्कोप किया है, ये एक स्पेशल कोरूटीन्स स्कोप है जो स्ट्रक्चर कोरूटेंसी को मैनेज करता है। मतलब जो सुपरवाइजर स्कोप होता है, मतलब जब आप मल्टीपल टास्क रन करते हो तो अगर एक टास्क फेल होता है तो बाकी टास्क भी इफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए सुपरवाइजर स्कोप यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर स्कोप का प्रोफाइल फैच करने के लिए यूज किया है। ठीक है, ये चीजें ठीक है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ फैच यूजर व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च किया है, यहाँ पे सुपरवाइजर स्कोप को यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब इसका क्या है कि मतलब कि जो व्यू मॉडल स्कोप का मतलब है, ये कोरूटीन्स व्यू मॉडल स्कोप में चलेगा और व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय होने पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कोरूटीन मेन थ्रेड पे रन करेगा और हम एसिंक कॉल के लिए बैकग्राउंड थ्रेड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सुपरवाइजर स्कोप यूज किया है उसके जो इसलिए किया गया है ताकि एक कोरूटीन्स फेल होने पे दूसरी कैंसिल ना हो। अगर प्रोफाइल फैच फेल हो जाए तो पोस्ट फैच फिर भी कंटिन्यू करेगा, या वाइस वर्सा, मतलब एक फेल होगा तो दूसरा करेगा। ठीक है, अब इसमें प्रोफाइल जो वेल प्रोफाइल जो ये है, जो ये फंक्शन है, इसका ये क्या है कि जैसे कि एसिंक जो हम यूज कर रहे हैं, एक न्यू कोरूटीन से स्टार्ट करता है जो पैरेलली चलेगा। जो एपीआई सर्विस डॉट गेट यूजर प्रोफाइल यूजर एपीआई डेटा है, यूजर डेटा है, तो इसका क्या है कि एपीआई से यूजर को प्रोफाइल डेटा फैच करेगा, और अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग का है कि अगर एपीआई कॉल फेल होता है तो एरर मैसेज सेट होगा। ठीक है, अब जो पोस्ट जॉब ये चीजें है, इसका क्या है, केसिंग का यूज किया गया है ताकि ये प्रोफाइल फैच के साथ पैरेलली चले। ठीक है, जो एपीआई सर्विस गेट यूजर पोस्ट यूजर आईडी, जो एपीआई से यूजर को पोस्ट फैच करेगा, जो अगर एपीआई फेल होता है तो एरर हैंडल करेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफाइल जॉब वेट और प्रोफाइल जॉब और पोस्ट जॉब का यूज किया है वेट के साथ। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इंश्योर करता है कि दोनों एपीआई कॉल कंप्लीट होने तक वेट करें। ठीक है, अवेट का यूज करने का फायदा ये है कि दोनों एसिंक टास्क पैरेलली चलेगा, लेकिन रिजल्ट तब मिलेगा जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा।
हो जाएंगे। अगर कोई एक फेल होता है तो दूसरा फिर भी एग्जीक्यूट करेगा। तो यही सुपरवाइजर स्कोप का यूज करने की ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे तो चीजें वही चीज है, सेम यूजर प्रोफाइल, यूजर पोस्ट, ठीक है, यूजर डैशबोर्ड भी चीजें वही है, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेन एक्टिविटी में चीजें यहाँ पे हम रन करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है, चीजें वही है, ठीक है। वो भी इसमें यूजर की प्रोफाइल है जो आ रहा है, इसके सारे जो पोस्ट हैं उसने क्लिक की है, ये सारे दिख रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे हमने अगर इसमें से कोई भी एक फेल हो जाता है तो भी हमारा प्रोग्राम मतलब जो ऐप रन करेगा वो फेल हो गया तो एरर मैसेज उसमें दे देगा। तो मेनली यहाँ पे हमने यूज किया है सुपरवाइजर स्कोप का, ठीक है। तो ये जब हमें मल्टीपल ऑपरेशन करना होता है, अगर हमें लगता है कि कहीं हमारा डेटा फेल हो सकता है तो वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ कोई क्वेरी? हेलो प्रीति, रुचिका, रोहिणी, जी सर। रवि, जी सर। हिमांशु, कुछ जो बताया कुछ मतलब समझ में आ रहा है? जी सर। हम्म। काफी कुछ चीजें मेरे लिए हार्ड और टाइम था, बाकी काफी कुछ चीजें समझ आई। हाँ देखो, मेनली जब आप करोगे ना एग्जाम्पल तो अच्छे से और समझ में आएगी चीजें, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल झूठ करो, झूठ नहीं होगा। कोरोटेंस के थ्रू मैंने यूज करके एपीआई को फैच किया है, दिखाया है। डिस्पैचर डॉट मेन का जो डिस्पैचर के यूज किया है, व्यू मॉडल स्कोप का जो भी मतलब स्कोप है वो यूज किया है। तो ये सारे फंक्शन को सस्पेंड वगैरह यूज करके मैंने किया एक एग्जाम्पल, तो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छा। एग्जाम्पल करके खुद देखोगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि हाँ इसके लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो जैसे पहले हम एपीआई वगैरह कॉल करते थे, ठीक है, जब बिना कोई रूटीन्स वगैरह का यूज किए, ठीक है, तो हम पूरा रेट्रोफिट का फंक्शन लिखते थे। यहाँ पे हमने को रूटीन्स का यूज करके चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, ठीक है। तो आप एक बार देखोगे तो आपको और पता चलेगा। एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग हो, ठीक है। तो चीज़ें और भी अच्छे से पता चलेगी, ठीक है। बिमोलल स्कोप यूज हुआ है, तो पहले हम यूजर डेटा फैच करते थे, कोरोटीन्स के थ्रू हम करते थे, लेकिन अभी हम मतलब रेट्रोफिट के थ्रू करते थे। अभी हमने यूज किया है कोरोटीन्स का। तो एक बार आप यूज करके अपने एपीआई में देखो, जहाँ पे आपने रेट्रोफिट वगैरह यूज किया है उसको रिप्लेस करके चीज़ें यूज करो, कोरोटीन्स का बिमोलल स्कोप वगैरह यूज करो, फिर आप देखोगे कि हाँ क्या डिफरेंस लग रहा है, कैसे चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो और अच्छे से आपको पता चलेगा, क्योंकि चीज़ें तो वही है, बस थोड़ी चीज़ें नई आ गई है, ठीक है, और अच्छा बन गया है मतलब पहले से कंपेयर में जो चीज़ें हम चलती है। मतलब अगर कोरोटीन्स यूज करते हैं तो हमारा मेमोरी एफिशिएंसी मतलब ऐप वगैरह और भी अच्छा हो जाता है चीज़ें, ठीक है। अगर हम कोरोटीन्स वगैरह हम वहाँ पे भी यूज करते हैं, पहले हम लोग थ्रेड वगैरह यूज करते थे, स्प्लैश स्क्रीन को उसके यूज करते थे, हैंडलर वगैरह यूज करते थे। जैसे कि जब हम स्प्लैश स्क्रीन का यूज करते थे तो 3-4 सेकंड के लिए डिले करते थे स्क्रीन, तो वहाँ पे भी हम पहले थ्रेड वगैरह हैंडलर वगैरह यूज करते थे। तो अब हम कोरोटीन्स के थ्रू उसको भी हम करने लगे हैं तो चीज़ें। तो कोरोटीन्स का यूज है जहाँ पे हमें लगता है चीज़ें यूज करना, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम एपीआई कॉल के लिए कोरोटीन्स अभी यूज कर रहे हैं, और जैसे कोई बैकग्राउंड टास्क वगैरह लॉन्ग रन टास्क करवाना है, जो जैसे कोई आपको डेटा वगैरह, जैसे कि आप मान लो कोई ऐसा एपीआई आपने यूज किया है अपने ऐप में जो आपको हर 10 सेकंड पे, जैसे 10 सेकंड पे आपको डेटा फैच करके लाए, यूजर मतलब कोई डिटेल्स लाइक जैसे क्रिकेट मैच होता है उस पर हर 5-10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे डेटा अपडेट होता है, स्कोर अपडेट होता है हर बॉल पे। तो वहाँ पे हम कोरोटीन्स का यूज करके चीज़ें कर सकते हैं बहुत स्मूथली। अगर वही चीज़ हम हैंडल या थ्रेड के साथ यूज करते थे तो बहुत बार कभी होता था स्क्रीन फ्रीज वगैरह हो जाती थी, ठीक है, मतलब थोड़ा लोड बहुत ज़्यादा पड़ता था। अगर आप यही चीज़ आप कोरोटीन्स के थ्रू करोगे ना तो एकदम स्मूथली मतलब स्मूथली चलेगा चीज़ें। क्योंकि मैंने एक क्रिकेट की ऐप बनाई थी जैसे क्रिकबज है, तो हमने कोरोटीन्स का यूज करके उसको चीज़ें बनाया था। तो पहले वो ऐप था जावा में, मतलब पुराना था, तो हम चीज़ें हैंडलर के थ्रू करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। मैंने वो ऐप बहुत पुराना था, मतलब पहले जावा में पहले ऐप बनी थी, फिर हमने इसको रिप्लेस करके कोरोटीन्स का थ्रू यूज करके चीज़ें हमने बनाई थी, तो इतनी अच्छी हो गई थी, मतलब बहुत फास्ट हो गई थी चीज़ें। तो उसको कोरोटीन्स का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, अगर आप अपने एप्लीकेशन में यूज करोगे तो खुद आपको पता लगेगा, ठीक है।
तो इस पे आप एग्जांपल करो, मतलब तो आपको जहाँ पे अगर आपके कोई जो ऑफिस वगैरह में प्रोजेक्ट में यूज चल रहा है तो उसको एक एक करके थोड़ा रिप्लेस करके देखो कि मतलब हाँ ये चीज़ें कैसे काम कर रही है, मतलब या आपको कुछ मतलब नई कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई नया चीज़ें आता है, कोई नया मॉड्यूल आता है आपके एप्लीकेशन में बनाने के लिए, तो आप यूज कर सकते हो कोरूटीन्स का। ठीक है, और इंटरव्यू वगैरह में कोरूटीन्स पूछते ही हैं, तो आप वो चीज़ें जब यूज करोगे तो अच्छे से पता चलेगा। मेनली कोरूटीन से स्कोप वगैरह बहुत ज़्यादा पूछते हैं, डिस्पैचर पूछते हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने पता होनी चाहिए। सस्पेंड फंक्शन वगैरह ये सब चीज़ें पता रहेगी तो आप अच्छे से बता पाओगे। देखो जब चीज़ें आप यूज करोगे ना चीज़ें, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जब चीज़ें यूज नहीं करोगे चीज़ें, तो वो चीज़ें तो आपको थोड़ा बताने में वो लगता है टाइम। ठीक है, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, फिर ये सोचना पड़ेगा अरे यार क्या चीज़ था। लेकिन जब चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट में चीज़ें आपको दिखेगा रोज ना, आप जैसे अपने प्रोजेक्ट आप ओपन करोगे, ऑफिस जाते हो, तो जब ऑफिस जाते हो तो अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो आपके सामने तो कोड दिखेगा ना, यार ये बी मॉडल स्कोप है, अरे इसका काम ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये बी मॉडल स्कोप है, इसके लिए क्यों यूज करते हैं, लॉन्च क्यों करते हैं, एसिंक क्यों यूज करते हैं, डिस्पैचर डॉट आईओ क्यों हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो सारी चीजें जब आपके दिमाग में आएगी ना, तो चीजें आपको और अच्छे से पता चलेगी। ठीक है, क्योंकि आप अगर पढ़ लोगे और इसके बाद यूज नहीं करोगे ना, तो वो क्या होता है, स्लिप हो जाती है चीजें, ठीक है, दिमाग से। हम अगर जो चीजें, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूंगी, लाइक इसको हाँ मुझे नहीं मतलब समझ आप आया कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूंगी। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, देखो जो चीजें तुम मतलब एपीआई कॉल अभी हो रही होगी ना, ऐप तो चल रही होगी, अगर देखो बी मॉडल वगैरह यूज किया हो अपने ऐप में, या सिंपल एमबीसी वगैरह एमबीबी वगैरह अगर आर्किटेक्चर यूज की होगी, तो तुम इसको आराम से रिप्लेस कर सकती हो, बहुत आराम से रिप्लेस कर सकती हो। अगर नॉर्मल एमबीसी पे होगा, थोड़ा मुश्किल ही होगी उसमें काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें भी हो जाएगा, थोड़ा अपग्रेड करनी पड़ेगी चीजें। लेकिन जो एपी अभी तुम सबसे पहले ये कर सकते हो कि जो एपीआई कॉल आपके रेट्रोफिट वगैरह का, रेट्रोफिट क्लाइंट यूज हो रहा है, लेकिन जो हम इनकी ये जो भी और चीजें यूज करते हैं, रिस्पॉन्स फेलियर आता है, जो भी हम मॉडल यूज करते होंगे, उसकी जगह पे आप ये सब चीजें व्यू मॉडल स्कोप को यूज करो। मतलब जो व्यू मॉडल स्कोप है लॉन्च का, डिस्पैचर डॉट मेन का, आईओ का, मोस्टली डिस्पैचर डॉट आईओ मेन ही यूज होता है हम एपीआई रेट्रोफिट वगैरह जब हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो इससे एसिंक भी यूज होता है, ये सब चीज का यूज करके आप ना एक मतलब यूज करके आप करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। चीजें एक दिन में तो नहीं होगी, लेकिन आप धीरे धीरे यूज करो। आप एक जगह यूज करो, दो जगह यूज करो, जब एक बार आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा ना, तो खुद ही आप सोचोगे अब नहीं हमें यही यूज करना है, और तो चीजें कोई यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये सिंपल लगेगा, क्योंकि कोड भी कम लिखना पड़ेगा, चीजें भी कम आपको करनी पड़ेगी, तो मतलब आपको ज्यादा कोड भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। एग्जाम्पल पहले तो आप सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल करो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल करके आपको बताया है, तो ऐसे ही आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाओ, और चीज़ें कोई एपीआई अपने जो ऑफिस में चल रहा हो या डमी एपीआई ले लो, तो उसको यूज करके आप ये करो, तो आपको पता चलेगा कि मेनली चल क्या रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि चल क्या रहा है, तब तक आप नहीं कर पाओगे चीज़ें कैसे काम कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें तो आप जब आपको पता चलेगा, और जब रेट्रोफिट को जो हम एपीआई कॉल होता है उसका रखेंगे एक सामने, एक बार उसको आपने किया है फिर आप इसको करोगे, तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हाँ यार मैंने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता था या फेलियर होता था ऐसे आती थी चीज़ें, तो हम उसको चीज़ें देख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मतलब आप ठीक है सर। मतलब चीज़ें यूज करोगे तो मतलब देख सकते हो मतलब करके। ठीक है, हाँ ठीक है, और अभी हेलो बलिराम, हेलो बलिराम। फिर इसके डिपेंडिंग हम कुछ एग्जाम्पल या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके लिए। हाँ हाँ कर सकते हो आप, देखो मैंने जो अभी बताया है, मैंने लाइव ही एग्जांपल बताया है कि यूजर एक एपीआई कॉल करके, तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में जब तक यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। मैं तो आपको एक एग्जांपल करके दिखाया कि एक एपीआई कॉल करके, लेकिन अभी मैं जब एमबीबीएम वगैरह भी यूज करूंगा आगे, जो कि और भी नया एग्जांपल बताऊंगा, तो इसी का यूज करके हम आगे भी देखेंगे। लेकिन आप एक बार खुद से भी ट्राई करो, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप पूछो, या आप माइग्रेट करो। सबसे अच्छा सीखने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कि आप जहाँ पे रेट्रोफिट यूज किए होगे ना, तो उसको माइग्रेट करो कोरूटीन्स से। ठीक है, जब आप माइग्रेट करोगे ना, तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चलेगी। ठीक है, जब माइग्रेशन जब करते हैं ना, मतलब अपग्रेड करते हैं जो कोई चीजें, तो आपको डिफरेंस पता चलेगी कि यार मैंने तो इसको यूज किया था, ऐसा काम कर रहा था। रेट्रोफिट सब लोग यूज करते हैं, जब से आप डेवलपर हो गए रेट्रोफिट मोनली सभी यूज करते होंगे तब से।
पहले वाली था, लेकिन वाली को रिप्लेस करके रेट्रोफिट अब सब जगह यूज करते हैं लोग। तो आप जब यूज करोगे इसको ना, तो अच्छे से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ चीजें कैसे चल रही है, ठीक है। तो हम मेरा यही सजेशन है कि आप चीजें को रिप्लेस करके ये चीजें आप यूज करो अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा अच्छा सा।